Hello dear friends, welcome to my channel Science in the Veins. In previous videos we have discussed a lot about receptor. We just went through GPCR in depth and also discussed the type which were coming under GPCR. Now in this lecture we are going to discuss one more receptor, that is receptor tyrosine kinase. It is kind of a favorite topic of CSIR and not only for CSIR but it is also important for GATE examination. So let's start today's lecture. Here it is. So friends, as you know that receptor tyrosine kinase, which is also known as RTK receptor. So this receptor, what this receptor does is it works according to its name. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जो टायरोसिन काइनेज इसका फुल फॉर्म है, यही इसकी एक्टिविटी है। सो इसका जो नाम है वही इसका काम है, ठीक है। तो असल में होता क्या है कि ये जो रिसेप्टर है ये इतना खास क्यों और इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोसोलिक डोमेन है इस रिसेप्टर का, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑरेंज जो मार्क किया हुआ एरिया है ना, यही है टायरोसिन काइनेज डोमेन, इस रिसेप्टर के पास है और यही इसे स्पेशल बनाता है। अब ये जो डोमेन है इसके पास एक एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। यानी ये जो रिसेप्टर है ये क्या करता है, किसी भी प्रोटीन को उसके टायरोसिन अमीनो एसिड जहाँ पे प्रेजेंट होना उस पे फॉस्फेट को ऐड कर सकता है और यानी उसको एक्टिवेट कर सकता है। ऐसा करके फॉस्फेट ऐड करके एक्टिवेट कर देगा किसी भी प्रोटीन को, ओके। इसीलिए ये रिसेप्टर जो होता है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में यूज में लिया जाता है। और इस रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है आरटीके, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसके लिए जो भी मॉलिक्यूल्स सिग्नल्स का काम करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और एक्स्ट्रा है और जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, दैट जब भी आपको कोई ग्रोथ फैक्टर नाम से कोई भी सिग्नल या कोई चीज़ दी हो और कहा हो कि इसका रिसेप्टर क्या है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके दिमाग में आना चाहिए वो होगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स यूज दिस रिसेप्टर, ओके। वो इसी रिसेप्टर को यूज करते हैं, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यूज करते हैं, दैट इज EGF, NGF एंड PDGF। इनका फुल फॉर्म भी यहाँ पे मैंशनड है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये तो कुछ कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स है जो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये जो आरटीके रिसेप्टर है, जो हमने बात की थी जीपीसीआर रिसेप्टर की, जीपीसीआर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर आपको पता है कितना कॉम्प्लेक्स था, 7 बार वो मेम्ब्रेन को स्पैम कर रहा था, राइट। पर आरटीके के साथ ऐसा नहीं, आरटीके का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सिर्फ एक मोनोमर यूनिट है जो यहाँ से पास हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, दैट्स इट। ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है और ये टायरोसिन डोमेन है इसका, टायरोसिन काइनेज डोमेन। और ये है सिस्टीन रिच, यानी जो आउटसाइड सेल जो ये रिसेप्टर का पार्ट होता है उसमें सिस्टीन अमीनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ एक और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स से बना होता है। नाउ फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो आर्टिकेज होते हैं वो अपने इनएक्टिवेटेड स्टेट में, यानी जब वो इनएक्टिवेटेड होते हैं तब वो मोनोमर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये EGF you can see it is in monomer form. Now PDGF you can see it is in monomer form here. But this insulin receptor यानी इंसुलिन जो है ये भी आरटीके ही है, बट ये जो इंसुलिन है इसका जो रिसेप्टर है वो ये एक एक्सेप्शनल केस है और इसका जो रिसेप्टर है वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी। तो हमें पता है कि एग्जाम्स के जो फेवरेट पार्ट होते हैं वो होते हैं एक्सेप्शनल एरियाज, राइट। तो हम इसे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इंसुलिन जो होता है उसका जो रिसेप्टर होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेयर एज मोस्ट ऑफ द आरटीकेज दे हैव देयर रिसेप्टर प्रेजेंट इन मोनोमर फॉर्म व्हेन इट इज इन इनएक्टिवेटेड स्टेट, ओके। या सो अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है और व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ सिग्नल, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये है इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म, यानी इनएक्टिव फॉर्म में है जिसमें कि 2 मोनोमर्स प्रेजेंट है,
और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है। यहाँ पे तो एरिया का स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए पास में बनाया, बट हाँ ये इनके बीच में बहुत डिस्टेंस है एज यू कैन सी इन कंपैरिजन ऑफ दिस। ओके, नाउ इट इज़ इन एन एक्टिवेटेड स्टेट एंड इन फॉर्म ऑफ मोनोमर। मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स यूनिट। ओके, सो नाउ व्हेन सिग्नल इज प्रेजेंट, यानी सिग्नल जैसे ही आता है, सिग्नल यू नो ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं कोई भी। ओके, नाउ जब सिग्नल आता है तो इस रिसेप्टर का मोनोमर फॉर्म से डाइमराइजेशन हो जाता है, मतलब वन जो मोनोमर यूनिट था दूसरे मोनोमर यूनिट के साथ मिलकर एक एक्टिव रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिव डाइमर। डाई मीन्स टू, मर मीन्स यूनिट अगेन। सो टू मोनोमर्स यूनिट से मिलकर ये बना है रिसेप्टर जो एक्टिव फॉर्म है इस वक्त, और अब ये सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा और फर्दर अपना एक्शन करेगा जो इसका रोल होगा। ठीक है, सो इसी को कहते हैं एक्टिव डाइमर। नाउ रिसेप्टर टायरोसिन जो काइनेज है, अब जैसा कि उसका नाम है उसकी एक्टिविटी है वही हम डिस्कस करें। अब जब ये एक्टिव हो चुका है तो ये क्या करेगा, ये दिस मोनोमर यूनिट विल फॉस्फोरिलेट दिस मोनोमर यूनिट, यानी ये वाली जो मोनोमर यूनिट है वो इसको इस टायरोसिन काइनेज डोमेन को फॉस्फोरिलेट करेगी। उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, यू कैन सी राइट। एंड दिस यूनिट विल फॉस्फोरिलेट दिस टायरोसिन काइनेज डोमेन। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को, जिसमें कि सेल्फ फॉस्फोरिलेशन हो रहा है और क्रॉस में हो रहा है, एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन। ओके, ना ये जो ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। सो लेट्स डिस्कस कि इसमें क्या होता है। सो नॉर्मली जो बुक्स होती हैं उसमें जो इमेजेस दी होती है उसमें फॉस्फेट जो होता है वो 4 ही दिखाया जाता है, बट रियल में जो आरटीकेज में फॉस्फोरिलेशन होता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो फॉस्फोरिलेशन होता है वो 6 होते हैं। ओके, 6 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं, 4 on catalytic sites and 2 on docking site। अब हम देखेंगे कि ये कैटालिटिक साइट क्या है और डॉकिंग साइट क्या है। सो फ्रेंड्स, जो हमने बात की थी कि टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है जिसके पास असल में एक्टिविटी है फॉस्फोरिलेट करने की, उसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट, बिकॉज जो एक्टिविटी करता है वही करता है, तो कैटालिटिक साइट। ठीक है ना, जो अदर साइट जो फॉस्फोरिलेट हो रही है और जो कि सी टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है बेसिकली, वो होती है नॉन कैटालिटिक साइट। पर फिर भी वो है, क्यों है, बिकॉज उसका कोई रोल है, राइट। अब यहाँ पे उसका जो रोल है वो है डॉकिंग साइट। एज डॉकिंग साइट वो रोल प्ले करती है, यानी कि जब भी कोई प्रोटीन इस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा तो वो किससे इंटरेक्ट करेगा, रिसेप्टर के डॉकिंग साइट पे इंटरेक्ट करेगा। डॉकिंग मतलब ही वो होता है ना, डॉक होना, वन थिंग विल इंटरेक्ट विद अनदर। सो इसी को कहते हैं डॉकिंग साइट। इसके पास कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती, इसके पास जो फॉस्फेट है वो इसने दिया है इसे। सो बेसिकली जो हम बचपन में वो नहीं खेलते थे गेम, पासिंग द पार्सल गेम, राइट। जो जैसे मैंने आपको कुछ दिया, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, आपके फ्रेंड ने आपके दूसरे फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, सो ये भी ऐसा ही गेम खेल रहे हैं यहाँ पे रिसेप्टर। ये खुद फॉस्फोरिलेट होता है, ये इसको फॉस्फोरिलेट करता है, ये अपना फॉस्फेट इसको दे देता है। नाउ दिस डॉकिंग साइट विल गिव इट्स फॉस्फेट टू सम अदर प्रोटीन। ठीक है, जिससे कि वो दूसरा प्रोटीन जो भी इससे इंटरेक्ट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ दैट प्रोटीन विल गिव इट्स फॉस्फेट टू अनदर प्रोटीन। सो दिस इज एक्चुअली जो होता है एक्चुअल किसी भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में, राइट। सो यहाँ पे भी यही होता है और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ऑटोक्रॉस फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, सो ये टर्म जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीनिंग तो मैंने आपको समझा ही दिया है। नाउ अब फ्रेंड्स, कोई भी प्रोटीन आके इससे इंटरेक्ट नहीं कर लेता, राइट। सो एक प्रोटीन के पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये रिसेप्टर उसे रिकॉग्नाइज कर सके। आपके फ्रेंड के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसे जिसे जैसे हो सकता है उसका फेस देख के आप उसे पहचान लेते हो, राइट। तो ऐसे ही जो प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके पास 2 थिंग्स में से कोई भी एक होना तो वो इंटरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि या तो उसके पास SH2 डोमेन होना चाहिए या तो उसके पास PIB डोमेन होना चाहिए। ठीक है, PIB मतलब फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन, यानी फॉस्फोटायरोसिन से बाइंडिंग करने का डोमेन। तो इन दोनों में से अगर कोई भी डोमेन किसी प्रोटीन के पास प्रेजेंट होगा तभी वो इस रिसेप्टर के साथ इस डॉकिंग साइट पे बाइंड कर सकता है। So that was all about autocross phosphorylation. Okay, so hope you liked this video. Now I will be discussing RAS map pathway in next video because it comes under this RTK
pathway only, RTK receptor only. So stay connected for next video and next videos. So to stay connected, you can just subscribe this channel and hit the like button if you like this video. Thank you so much.